तो चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो बात हम देख रहे थे उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा था कीमियाई बंदिश, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत सारी बातें इस चैप्टर में अब तक हम देख चुके थे। खास तौर पर हमने जो देखा था लेविस कोसेल थ्योरी के बारे में हमने बात देखी थी कि लेविस कोसेल थ्योरी में ये बात बताई गई थी कि जब कभी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ में बंदिश बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इनके बॉन्ड बनाने के पीछे जो रूल कार्य फरमा होता है, जो रूल इनके पीछे चलता वो होता है ऑक्टेट रूल। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनके आखिरी मदार के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो किसी और से इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी और को इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेंगे। उसकी कुछ मिसालों से हमने बात देखी थी। फिर उसके लिए किस तरह से शरीक बंदिश फॉर्म होती है, आयन कोवेलेंट बॉन्ड जिसे कहा जाता है, अलग अलग बातें हमने देखी। आखिरी लेक्चर में लेविस स्ट्रक्चर के ताल्लुक से बातें, और एकदम आखिरी बात जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी वो ये थी कि ऑक्टेट कायदे की हुदूद, यानी जो कोई भी ऑक्टेट रूल है उसकी कुछ लिमिटेशंस हमें नजर आती हैं कि कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल को ऑक्टेट रूल की मदद से समझाया नहीं जा सकता, यानी कि ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हमें नजर नहीं आते। उसके अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे थे जिनके पास नामुकम्मल ऑक्टेट था, मतलब इनके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भी हुए लेकिन वो स्टेबल हो गए। फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे थे जिनके पास ताक इलेक्ट्रॉन थे। ताक इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमें पता है कि इनकी वैलेंसी, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, स्टेबल है। फिर भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर भी स्टेबल है। और इसी तरह से जो तीसरी बात थी तौसीई ऑक्टेट, जिसे कहा जाता है एक्सपांडेड ऑक्टेट, के कुछ ऐसे भी हमें एलिमेंट नजर आए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 से ज्यादा होगी। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी ऑक्टेट कायदे की। इन लिमिटेशन के अलावा और कुछ जो लिमिटेशंस हमें उसकी नजर आती हैं, उनको अगर हम देखें वो ये कि ऑक्टेट कायदा हमने जो देखा था, ऑक्टेट रूल का जो बेस था वो सारे के सारा ये था कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता ताकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की तादाद नोबल गैस के रेसी हो जाए। किसके रेसी हो जाए? नोबल गैस की रेसी, ठीक है। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो कोई भी नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैस, नोबल गैसेस होते हैं गैर आमिल। गैर आमिल मतलब ये होते इनर्ट, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। और जब वो किसी से रिएक्शन नहीं करते मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते। तो बाकी के जितने भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो इन नोबल गैस के जैसा गैर आमिल बनना चाह रहे, उनके जैसा इनर्ट बनना चाह रहे। लेकिन अब देखने में ये आता है प्रैक्टिकली कि कुछ नोबल गैसेस वो आमिल हो जाती। आमिल हो जाती मतलब वो क्या करने लगती है? रिएक्शन। कि सब ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं कर रही, कुछ गैसेस इस तरह से जो रिएक्शन करने लग गई। अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा इसका जो बेस था वो धड़ाम से गिर गया कि उसने ये कहा था कि आमिल गैसेस की तरह बनने के लिए रिएक्शन करते। रिएक्शन क्यों करेंगे? आमिल गैस की तरह बनने के लिए। लेकिन जब आमिल गैस ही रिएक्ट कर ले रही तो वो किसके जैसा बनना चाह रही? फिर बात समझ आई? ठीक है, तो ये उसके पीछे का एक और हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लिमिटेशन, कि ऑक्टेट कायदे की बुनियाद नोबल गैसों की गैर आमिलियत है, मतलब नोबल गैसेस का इनर्ट होना, इनर्टनेस, ये उसकी बुनियाद। ताहम कुछ नोबल गैसेस मसलन जेनॉन और क्रिप्टॉन, ये भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर बहुत से मुरक्कबात जैसे क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, XeF2, XeO, ये ऑक्सोफ्लोराइड्स वगैरह ये बनाती। तो अब ये खुद रिएक्शन कर रही। तो एक जो बेस था पूरी उसकी बात का, वो बेस ही के अंदर थोड़ी सी एक दरार आ गई, यहाँ पर क्रैक आ गया। जो उसने बुनियाद बनाई थी कि नोबल गैसेस के जैसा बनने के लिए वो रिएक्शन करते, जब फिर नोबल गैस ही तब रिएक्शन कर रही तो नोबल गैस किसके जैसा बनना चाह रही? फिर कोई बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, ये बात ही हजम नहीं होती है। फिर जो ऑक्टेट रूल है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब फिर इसी तरीके से ये जो ऑक्टेट रूल है ये सालेमे की साख की वजाहत भी नहीं करता। सालेमे की साख मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। भाई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये H2O है, ठीक है। अब H2O के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, H2O का स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्या ये O और उसको 2 हाइड्रोजन ऐसे एक अलग एक ऐसे का अटैच होंगे कि ऑक्सीजन उसको दोनों हाइड्रोजन एक साइड में, या फिर ऐसे होगा कि हाइड्रोजन एक फिर एक ऑक्सीजन फिर ये इस तरह,
या फिर कोई एंगल फॉर्म करेंगे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, इसकी साख किस तरह से होगी। ये तीन चीजें जब एक दूसरे के साथ में मिलेंगे तो मिलने के बाद में ये साख किस तरह से इनकी रहेंगी, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। जो लेविस थ्योरी थी वो किसी भी किस्म की वजाहत नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये उसका एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि ये साख की वजाहत नहीं कर रही। फिर इसी तरीके से ये सालिमों के इजाफी इस्तेहकाम की वजाहत नहीं करता। इजाफी इस्तेहकाम का मतलब ये कि स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बताता। और सालिमों की तवानी, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के ताल्लुक से ऑक्टेट रूल हमें नहीं बता पा रहा। तो मतलब ऑक्टेट रूल एक अच्छा रूल था समझने के लिए बुनियादी तौर पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी आगे की बातें, जो आगे की बातें ऑक्टेट रूल हमें अच्छे से नहीं बता पा रहा। वो कौन सी थ्योरी से हमें पता चलेगी आगे जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह में वो बातें आने वाली, ठीक है। लेकिन अभी हमें कुछ बातें आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह की तरफ बढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें हमें देखना है जिन्हें कहा जाता है बॉन्ड पैरामीटर्स या बंदिशी पैरामीटर। बॉन्ड या बंदिश, बॉन्ड को क्या कहते हैं, बंदिश, बदनाम लफ्ज है बंदिश। जादू की बंदिश करवा दी फलाने के ऊपर, ठीक है, वो वाली बंदिश नहीं है। बॉन्ड मतलब ए और बी, मान लीजिए कोई दो चीजें इनके बीच में बॉन्ड है, तो अंग्रेजी में कहेंगे बॉन्ड है, लेकिन उर्दू में क्या कहेंगे उसको, बंदिश, ठीक है। तो ये बंदिश, तो ये बदनाम वाली बंदिश नहीं है, ये खुश नाम वाली बंदिश है मान लीजिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाली बंदिश, जादू वाली नहीं। बहरहाल आते हैं अभी तक। अब बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर अब हमें कितनी चीजें देखना है, टोटल 6 चीजें देखने हैं। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या, कि कोई भी जब बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म होता तो बॉन्ड के अंदर कुछ चीजें होती, उन चीजों को हमें यहां पर समझना है। जैसे कि बंदिशी लंबाई, बंदिशी लंबाई इसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। बंदिशी दाविया इसे कहा जाता है बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी ही है। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर, ये भी बॉन्ड ऑर्डर ही है, बंदिशी ऑर्डर, ठीक है। और गमक साख्तें, ठीक है, इसको देखेंगे हम, ये होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या होता है उसके ताल्लुक से बातें उसकी जगह पर आएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। और इसी तरह से बॉन्ड की खुतबियत यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी, तो इन सबके ताल्लुक से बातें एक के बाद एक आने वाली है। सबसे पहली जो बात है बंदिश लंबाई, इससे हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जैसे कि बंदिशी लंबाई, इसका मतलब कोई भी आप दो एटम को मान के चले कि ये एक एटम है जो है ए, अब ये किसी दूसरे के साथ में बॉन्ड बना ले मान लीजिए बी, तो इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ फासला तो रहेगा ना। इवन दो अगरचे उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक दूसरे में घुस नहीं गए पूरा, उनके दरमियान में कुछ तो भी फासला है। तो उनके दरमियान में जो फासला है वो फासले को क्या कहते हैं, बंदिशी लंबाई या बॉन्ड लेंथ। मतलब ये दो एटम के दरमियान में मौजूद फासले को बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा या बंदिशी लंबाई इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब ये बंदिशी लंबाई को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके ताल्लुक से बातें आगे देख लेते हैं कि बंदिशी लंबाई या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो बातें हमारे पास है, जो तरीका है, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर कोई एटम है ए, उसने बॉन्ड बनाया है बी से। जैसे आपको नजर आ रहा है ये ए छोटा सा, बी बड़ा सा, छोटा सा है ए और बड़ा सा है बी, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब मान के चलिए ये जो ए एटम है, ए एटम का ये न्यूक्लियस, बी का ये न्यूक्लियस, यहां पर बात समझ आ गई। अब यहां पर ये वाला जो फासला है, ये मतलब ये पूरा ए का ये जो फासला है, इसे क्या कहा जाएगा, ए का निस्फ उत्तर हो गया। निस्फ उत्तर मतलब रेडियस, कि ये एक खाली ए एटम के अंदर अगर हम देखिए इतना फासला ए का निस्फ उत्तर, बाकी का जो बाजू वाला है, बाजू वाला अगर हम देखें तो ये हो गया बी का निस्फ उत्तर, ये उसका रेडियस, ये दोनों के अपने अपने
निष्ठ ठीक है, ये ए का निष्ठ। तो जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, तो जब वो करीब आ गए, करीब आने के बाद में उनके दरमियान में बॉन्ड बना, और कौन सा बॉन्ड बना? शरीक गिरफ्त। शरीक गिरफ्त बॉन्ड को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कौन सा बॉन्ड? ऑनलाइन पता है किसको? मैं कल बताया था शरीक गिरफ्त बॉन्ड का दूसरा नाम, इसी का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में यहाँ बन गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के बाद में उन दोनों के दरमियान में जो फासला होगा, उस फासले को किस तरह से गिना जाता है? भाई इसका निष्ठ उत्तर गिन लो, उसका निष्ठ उत्तर गिन लो, और वो दोनों को क्या कर दो? एक दूसरे में जमा कर दो। बात समझ आ गई? तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? इसकी बंदिशी लंबाई, इसकी बंदिशी लंबाई हमें पता चल जानी, ठीक है। जैसा मिसाल से, तो मिसाल के तौर पर एक रफ मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा मान के हम ये चलते हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 है, ठीक है। इसको कम कर लेंगे, अच्छा चलो ठीक है। और इसकी 150 पिकोमीटर, पिकोमीटर ये छोटा है, वो बड़ा, ठीक है। अब दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में जो कोई भी फासला होगा कितना हो जाएगा? 120 जमा 150, ठीक है, कितना हो जाता हो? ठीक है। तो ये बीच में कहिए जो कोई भी, ये 120 जमा 150, ठीक है। उन दोनों को जमा करने के बाद में जो कोई भी आएगा कितना हो रहा हो? 300 को 30 कम 270, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? मतलब ये जो टोटल फासला इन दोनों के बीच में का है, ये 270 हो गया। बात समझ आ गई? तो हमने इन दोनों भी एटम के दरमियान में का जो फासला था उसको पता करे, इसे कहा जाता है बंदिशी लंबाई। और जब उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो या शरीक गिरफ्त बॉन्ड हो, तो उसे शरीक गिरफ्त सालिमे से ए बी में बंदिशी लंबाई इस तरह से कह सकते हैं। या फिर इसको कहा जाता है एक और वर्ड, ये है उसका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये इसका कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस से हमने जो निकाली है वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ के ताल्लुक से बात आ गई। अब यहाँ पर एक और तरीके से बॉन्ड की लंबाई को यहाँ पर जांचा परखा जाता है। और ये जो अगली तस्वीर के अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक बॉन्ड के दरमियान का फासला यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसे जो कहा जाता है ये है वैंडरवाल्स रेडियस। क्या मतलब होता है इसका हम देखते हैं यहाँ पर। वैंडरवाल साइंटिस्ट का नाम बेरे है। आपको पता है क्लोरीन जिस तरह से हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता, क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में रहता, एक क्लोरीन और ये दो क्लोरीन। अब आपको ये जो नजर आ रहा, ये एक क्लोरीन का सालिमा है। क्या है? क्लोरीन का। और क्लोरीन के एक सालिमे में एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, हम गिरफ्त बंदिश, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ फासला होगा या नहीं होगा? होगा। इनके दरमियान में जो कोई भी फासला होगा उसका मामला कैसे होगा? ऐसे ही जैसा कि ए बी का मामला था कोवेलेंट बॉन्ड वाला, ठीक है। अब लेकिन ये एक क्लोरीन क्लोरीन साथ में आ गया, मान लीजिए एक और क्लोरीन साथ में, इसके बीच में का उसके बीच में का फासला सेम रहेगा। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान में ये जो फासला है वो कितना रहेगा, उसको यहाँ पर हमको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। मतलब ये एक सालिमा और वो दूसरा सालिमा, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, ये भी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म होता, उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? वैंडरवाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? वैंडरवाल बॉन्ड। अब अगर हमें वैंडरवाल बॉन्ड को यहाँ पर देखना है, तो देखिए यहाँ पर इस शक्ल से आप उस पूरी बात को बहुत अच्छे से ये समझ सकते कि ये क्लोरीन का एक सालिमा है पूरा, ये क्लोरीन का एक सालिमा, ये क्लोरीन का दूसरा सालिमा, ठीक है। क्लोरीन के दो सालिमे हो गए। अब यहां पर अगर हम देखें कि ये दो, मतलब एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 198 पिकोमीटर, ठीक है। दूसरी बात कि ये एक क्लोरीन को अगर हम देखें, खाली एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन का जो कोई भी फासला है, दो क्लोरीन के दरमियान का फासला हमने देख लिया। अब खाली एक क्लोरीन को हम देखें, ये फासला कितना है? ये 99 पिकोमीटर। बात समझ आ गई? हाँ, ये भी 99 और ये भी
99, ये भी 99, वो भी 99, 99, 99, दोनों मिला के कितना हो जा रहा है 198 पिकोमीटर। बात समझ आ गई। तो ये पूरा एक सालेमा का मामला हो गया। लेकिन अगर हम देखें ये एक सालेमा और ये दूसरा सालेमा, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, वो दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहे, तो अब ये जो रेडियस है इसको कहा रहा था वेंडर वॉल रेडियस। कौन सा रेडियस? वेंडर वॉल रेडियस। इसीलिए आपको लिखा, देखा क्या दिया, आर वी डी डब्ल्यू लिखे हुए यहाँ पर, दिख रहा है आपको। जबकि वो वाला होता है, ये कोवेलेंट रेडियस था आर सी, इसको क्या कहा रहा था, आर सी, कोवेलेंट रेडियस होने की वजह से, कोवेलेंट रेडियस शरीक गिरफ्त वाला। तो ये वेंडरवॉल रेडियस। अब वेंडरवॉल रेडियस किसके दरमियान का फासला है? वो इस क्लोरीन और उस क्लोरीन के मरकज़ के दरमियान में का फासला है। और वो टोटल कितना यहाँ पर आ रहा, 360 पिकोमीटर। ठीक है, तो मतलब दो अलग अलग सालेमों के दरमियान में जो यहाँ पर फासला होगा वेंडरवॉल बंदिश की वजह से, ये जो वेंडरवॉल बंदिश इनके दरमियान में फॉर्म हो जाती, उसको वेंडरवॉल रेडियस हम कह सकते हैं, जो अलग होगा कोवेलेंट रेडियस से। तो बहरहाल बात कुल बताने की ये थी कि बंदिशी लंबाई, हर एक की अलग अलग हो सकती, हर बॉन्ड की अलग होंगी, किसी की कम किसी की ज्यादा। जैसे एक मिसाल आपको बता दूं, बात ध्यान में रहे ताकि, कि कार्बन फ्लोरीन से भी बॉन्ड बनाता, कार्बन क्लोरीन से भी बॉन्ड बनाता, कार्बन ब्रोमीन से भी बॉन्ड बनाता, कार्बन आयोडीन से भी बॉन्ड बनाता। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब का ताल्लुक हैलोजन से। अब यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन का जो कोई भी दरमियानी फासला है, शक्ल देख के ही आप बता सकते कम है या ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन और आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन नहीं, कार्बन और आयोडीन का फासला सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसकी वजह ये रहती है कि फ्लोरीन का साइज रहता है बहुत छोटा सा, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का सब में बड़ा, उन सब में। ठीक है, तो जितना साइज बढ़ते चले जाएंगे दूरी उस कदर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम बंदिशी लंबाई। बंदिशी लंबाई समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो जो बात में हमको देखना था, सबसे पहली बात थी बंदिशी लंबाई, वो अपनी यहाँ पर बात होगी। अब अगली बात की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज बंदिशी जाविया। बंदिशी जाविया, जाविया मतलब जाविया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जाविया मतलब क्या है? ऑनलाइन कोई है क्या? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बहन जो भी है, फातिमा आंसर। हाँ हाँ, अच्छा दिए थे क्या चैट में? यस फातिमा जी। ओके, तो चलिए अब बंदिशी जाविया हम देखते हैं। बंदिशी जाविया, इसका जो अंग्रेजी वाला नाम कौन सा है? बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल क्या होता है देखिए उस बात। मिसाल के तौर पर दो ही चीजें अटैच, ए बी, इनके दरम्यान में कोई एंगल होगा क्या? ऐसा खास कोई एंगल नहीं। जब कोई स्ट्रेट लाइन में कोई चीज अटैच होती है तो उसके अंदर कितना एंगल होता? सीधी लकीर, सीधी लकीर में होती है तो याद रखिए इसके दरमियान का एंगल हो रहा था 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल का मतलब ये दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री। अब अगर ये कुछ बेंड हो रहा, कुछ आगे जा रहा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा, और बिल्कुल सीधा हो गया तो 180 डिग्री इस एंगल को कहा जाता है। तो बहरहाल एंगल के ताल्लुक से यहाँ पर हम बात करें, बॉन्ड एंगल हमें नजर आता, और ज्यादा अच्छे से बॉन्ड एंगल के ताल्लुक से बातें तब देखने में आती जब तीन चीजों के दरमियान में कुछ तो भी बॉन्ड है। ऐसा खाली क्लोरीन और क्लोरीन है तो आजू बाजू आ जाएंगे, बॉन्ड कितना रहेगा 180। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो बॉन्ड कितना रहेगा 180। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180। लेकिन अगर आया है HOH, कौन है? तीन चीजें आ गई वहां। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है भी। कैसे? अगर ये जैसे मैं यहाँ बनाया हूँ वैसे ही है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। या फिर अगर हम देखें HOH, ये कुछ तो भी जाविया बन रहा है नहीं बन रहा है यहाँ पर? जाविया पता है ना आपको, आपने पढ़ोगे पहले, ये जाविया रहता है इस तरह से, कितने डिग्री का जाविया यहाँ पर देख रहा था। तीन किस्म के जाविया रहते, हादा, कायमा, मुनफरिजा, पता है ना आपको? हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री वाला रहता है, ये 90 से कम, वो 90 से ज्यादा वाला। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा भाई, मतलब ये क्या 90 का बनेगा, क्या 90 से कम का बनेगा, या 90 से ज्यादा का बनेगा, जितना भी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बंदिशी जाविया, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल होते हैं भाई, जैसे कि बॉन्ड
ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने भी आगे 180 रहेगा। हाँ वैसे लेकिन होता नहीं कितने भी आए एक साथ, लेकिन अगर आगे मिसाल देता पर तो 180, 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जितनी भी एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 180, स्ट्रेट लाइन 180, आख्या बन करके बोल देने का क्या हो जाएगा वो 180 हो जाएगा 180। समझ आ गई बात। तो बॉन्ड एंगल जैसा कि वाटर की बहुत सारी चीजों के बॉन्ड एंगल के ताल्लुक से बातें आगे आएंगी, अभी मुख्तसर अलकिस्सा मुख्तसर इतना समझ लीजिए ये कौन है वाटर। तो वाटर के अंदर क्या होता, तो ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कान आजू बाजू कौन से पैर कहते हो, कान, कौन कुछ एक पैर कहा जाता है, कौन सी पैर कौन सी पैर, बोलो ऑनलाइन, फातिमा कल बताए थे हमने कौन सी पैर कहते हैं इसे, तुम्हें याद नहीं तो चलो मैं बता देता हूं, उसे कहते हैं लोन पैर। कौन सी पैर, लोन पैर। तो ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पैर हो गए, दो, कितने लोन पैर हो गए, दो। बहरहाल दो लोन पैर है, और दो लोन पैर की वजह से ये जो हाइड्रोजन है, लोन पैर क्या करते हैं हाइड्रोजन में एटम को नीचे ढकेल देते बॉन्ड को पूरे, मतलब ये जो ऑक्सीजन है हमको ऐसा लगता है कि H इधर से आ जा, H उधर से आ जा, और टोटल बॉन्ड एंगल उन दोनों के बीच में कितना हो जा 180। लेकिन ऐसा होता क्या नहीं होता, क्योंकि ये जो कोई भी हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन को ढकेल दे रहा था नीचे, ये हाइड्रोजन को ढकेल दे रहा था नीचे, और उनको नीचे ढकेलने का काम कौन करेगा, लोन पैर। लोन पैर उसको नीचे ढकेल देंगे तो हाइड्रोजन नीचे लटक गया, ठीक है ये नीचे लटक गया, खड़ा नहीं है नीचे लटक गया, वो नीचे लटक गया। और अब ये जो एंगल बन रहा एच ओ और एच के बीच में कितना एंगल बना 104.5, ठीक है 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो 104.5 ये एंगल बनता, तो ये हो गया बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी जो बातें हमने देखी, दो बातें देखी, बॉन्ड लंबाई, बंदिश दाबिया, और अब क्या देखना है एंथैल्पी, ठीक है। बता बॉन्ड एंथैल्पी, अरे कहां गए, बॉन्ड एंथैल्पी, बिस्मिल्लाह, इससे स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी इसको लिखा रहता है ENTH, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक। बॉन्ड वही बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाएगा उसे, ठीक। एंथैल्पी का मतलब अभी समझने के लिए आप समझ सकते हैं, हालांकि फर्क है थोड़ा सा, आप एनर्जी समझ लो उसे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता, ऐसा मान लीजिए ये ए था वो बी था, दोनों आए क्या बनाए ए बी, ठीक है। दोनों आए क्या बनाए ए बी। अब हमारा दिल बोल रहा है ए को अलग कर दो बी को अलग कर दो, ठीक है, ये दोनों को साथ में रहने ना दो, ठीक है, इन्हें एक दूसरे से जुदा करना है अगर, तो एक दूसरे से अगर हमें इन्हें जुदा करना है तो जुदा करेंगे तो मतलब कोई ऐसा दुआ नहीं है दुआ पड़ेंगे और वो जुदा हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा भी। क्या करना पड़ेगा, हमें उसे देना पड़ेगा एनर्जी, क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब हम उसे एनर्जी देंगे तो ऐसा एनर्जी लेती फौरन अलग नहीं हो जाने वाले, हमको देखना पड़ेगा, तो एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाते रहे, एक एनर्जी की कुछ तो भी वैल्यू आएंगी जिसके ऊपर ए हो गया अलग बी हो गया अलग। तो हमने क्या करा, ये दो चीजें जो साथ में मिलकर रह रहे थे उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई की। तो जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, के जो कोई भी सालिमे के अंदर एटम मौजूद है उनको एक दूसरे से अलहदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी की मिकदार को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है एक और क्लोरीन, कितने क्लोरीन, दो क्लोरीन। अब ये दो क्लोरीन है, हमारा दिल बोला भाई अब तुम अकेले अकेले रहो साथ में नहीं रहना, तो हमको क्या करना है, इसको अलग उसको अलग। अब ये खुद ब खुद अलग नहीं होता, बहुत मुश्किल से अलग होता, मुश्किल से अलग होता मतलब उनको अलग करने के लिए हमें देना पड़ेगा कुछ तो भी एनर्जी, ठीक है। तो वो कुछ तो भी जो कोई भी एनर्जी होंगी उस एनर्जी को क्या कहा जाता, बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। तो यह है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के ताल्लुक से कुछ बातें देख रहे थे फटकुन फटकुन फटाक से एकदम जल्दी जल्दी, कि बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में एक बात, सबसे पहली बात वो ये कि दो एटम के दरमियान मौजूद बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार तवानाई को बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। मतलब दो एटम के दरमियान, जैसा H2 है, ये दिख रहा है आपको, H2 मतलब कितने हाइड्रोजन,
दो हाइड्रोजन, उनको अलग करें तो एक हाइड्रोजन हुआ अलग, दूसरा हाइड्रोजन हुआ अलग, H प्लस H। तो उन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार लग रही, कितनी लग रही, 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 435.8। और ये जो कोई भी एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, उसे क्या डेल्टा ए एच से शो करते हैं, डेल्टा ए एच, ठीक है। और ये उसके ऊपर ये क्यों लिखा गया, बेसिकली वो जीरो होना चाहिए, बस लिखा हुआ माइनस की तरह दिख रहा, वो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या है, इसके ताल्लुक से बात है इंशाल्लाह, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, वहां पर आएंगी। ये क्या होता है, अभी मान लीजिए खाली बॉन्ड एंथैल्पी कोई इस अलामत से जाहिर किया जाता है, और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों भी हाइड्रोजन को अलग अलग करने के लिए जो लग रही है वो है 435.8, ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा उतना मजबूत बॉन्ड। जैसा मिसाल के तौर पर दो चीजें ए बी सी डी, ए और बी के दरमियान में बॉन्ड है, अगर हमें इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करना है तो हमको एनर्जी देना पड़ रहा, मान लीजिए एनर्जी हमको देना पड़ा 100 कुछ तो भी 100 किलो जूल पर मोल, ए हो गया अलग, बी हो गया अलग। लेकिन अभी हमने इसको 100 दिए तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, काम बना क्या, नहीं। तो हमें एनर्जी को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंक्रीज। अगर हम उसको इंक्रीज कर ले, मान लीजिए हमने उसको बड़ा बड़ा के कर लिया 300, 300 पे आने के बाद में सी और डी अलग हो गए, तो ए और बी की बॉन्ड एंथैल्पी कम, सी और डी की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। तो जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा उसका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत। तो जो चीजों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ज्यादा तवानाई लगाना पड़ रही है, इसका मतलब वो चीजों के दरमियान में बॉन्ड की ताकत कैसी उतनी मजबूत है, जल्दी से हम उनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के खिलाफ हम उन्हें बहका नहीं पा रहे, ठीक है। तो बहरहाल ये हुई कुछ बातें इसके ताल्लुक से। बाकी बचता है औसत बॉन्ड एंथैल्पी। औसत बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहता है उसको इंशाल्लाह बहुत तफसील के साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर के लिए। अभी जुमा का वक्त हो रहा, तो अभी हम अपनी बात को स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी कि आइंदा से जो लेक्चर है वो टाइम पर शुरू हो जाए, जो कोई भी बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले वो भी कोशिश करें कि वक्त पर क्लास पर रहे, ठीक। किसी कोई सवाल, लो ऑन पैर आया था यहाँ सर आया था, ओके, तो वी विल स्टॉप हियर।